friends, I am Sonali Gupta, Assistant Professor at Biyani Group of Colleges. Today I am here to deliver a lecture on cell cycle and cell division on the behalf of GuruKPO.com. In previous video, we are talking about interphase. We was talking about G1 as and G2 phase in the previous video, which is the process interphase. We had discussed what changes had been taken place in G1 as and G2 phase. Today we are discuss about AM phase. AM phase. AM phase is denoted for multiplying phase. As its name indicate, multiplying. One cell will be multiplied and two daughter cells will be obtained. AM phase is dividing into, as we are talking, AM phase is divided into two phases. First is karyokinesis and second one is cytokinesis. The word karyo we are using for nucleus and kinesis means division. So here in karyokinesis nuclear division will be taken place and cytokinesis means cytoplasm. And so if nucleus divide and cytoplasm will divide, so one daughter cell will be formed two daughter cells. So in AM phase, prophase, metaphase, anaphase, telophase. These four phases known as karyokinesis and this one cytokinesis. So we are talking about a diploid cell. This diploid cell firstly grow in growth phase, which is G1 phase, then synthetic phase and then G2 phase. Here after a pause cell go into AM phase. In AM phase firstly it go into prophase, metaphase, anaphase and telophase. यहाँ से prophase से ही न्यूक्लियस में चेंजेस होना स्टार्ट हो जाते हैं क्योंकि यहाँ पर सिंथेटिक फेज में डीएनए रेप्लिकेशन हो चुका है. तो इस प्रोसेस के और इस प्रोसेस से हमें जो सेल मिलेगी वो होगी डिप्लॉइड सेल. डिप्लॉइड और हैप्लॉइड दो टर्म होती है क्योंकि यहाँ पर डिप्लॉइड सेल एंटर करी थी यानी कि इसके अंदर 46 क्रोमोसोम प्रेजेंट थे. तो यहाँ पर जो हमें सेल मिलेगी उसके अंदर भी 46 क्रोमोसोम प्रेजेंट होंगे. डीएनए रेप्लिकेशन की जब हम बात करते हैं तो डीएनए रेप्लिकेशन सेमी कंजर्वेटिव होता है यानी कि जब इससे दो डीएनए बनते हैं तो एक डीएनए पुराना होता है और जो दूसरा होता है तो ये वाला जो स्ट्रैंड हमें मिलेगा वो न्यू स्ट्रैंड बनेगा. सो सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन होता है जो कि हम प्रीवियस वीडियो में पढ़ चुके हैं. सो डिप्लॉइड सेल्स हमें यहाँ पर मिलेगी. अब होता क्या है आफ्टर सेल डिवीजन जो ये सेल हमें मिलती है, अगर हम एक न्यू सेल की बात करेंगे तो जो न्यू सेल हमें मिलती है वो साइज में एज कंपेयर टू इट्स पेरेंट सेल छोटी होती है. ये पेरेंट सेल है सपोज, तो जो दो डॉटर सेल हमें मिलेगी ये साइज में कंपैरेटिव छोटी होगी पेरेंट सेल से. इसके छोटे होने के कारण हो सकता है कई बार ये जिस काम के लिए स्पेशलाइज्ड की गई है वो काम ये नहीं कर पाए. सो ये सेल्स वापस से डिवीजन के अंदर आती है, वापस से सेल साइकिल के अंदर एंटर होती है, लेकिन पूरी सेल साइकिल को वो कवर नहीं करती क्योंकि उसको आगे जाके डिवाइड नहीं होना होता. तो हर सेल किसी ना किसी फंक्शन के लिए मॉडरेट होती है. तो ये सेल हमने इसको नाम दिया डॉटर वन सेल, इसको हम नाम दे रहे हैं. तो ये डॉटर वन सेल एंटर करेगी G1 फेज के अंदर और इस G1 फेज में ये क्या करेगी ग्रोथ. यहाँ से क्योंकि ये ग्रोथ फेज है इसमें वापस से प्रोटीन सिंथेसिस होगा, आरएनए सिंथेसिस होगा, एटीपी बनेगी और उसके बाद ये चली जाएगी G0 फेज में. G0 फेज को रेस्टिंग फेज कहेंगे बट ये रेस्टिंग फेज नहीं है, ये रेस्टिंग फेज है सिर्फ डिवीजन के लिए. G0 फेज मोस्ट एक्टिव फेज क्योंकि इस फेज में रहते हुए ही सेल अपने सारे के सारे फंक्शन परफॉर्म करती है. लेकिन G0 फेज इज द रेस्टिंग फेज.
रेस्टिंग फेज फॉर डिवीजन। इसमें डिवीजन नहीं होता, ऐसा नहीं है कि सेल कोई काम नहीं करेगी, सेल सिर्फ डिवाइड नहीं करेगी, बाकी जितने भी फंक्शंस होंगे वो G0 फेज में परफॉर्म करेगी। सो ये जो डॉटर 1 सेल है, जब ये G1 के अंदर एंटर करती है तो ये स्पेशलाइज्ड होती है किसी काम के लिए। इस स्पेशलाइजेशन होने को हमने, जब कोई सेल आफ्टर डिवीजन वापस से G1 में एंटर होती है तो उस फेज को हम बोलते हैं डिफरेंशिएशन। इस प्रोसेस को हम बोलेंगे डिफरेंशिएशन। और आफ्टर दिस डिफरेंशिएशन इन G1, जैसे कि हमने बात करी थी, प्रोटीन, RNA, ATP ऑल विल बी सिंथेसाइज्ड इन G1 फेज। तो इस डॉटर सेल का जो साइज होगा वो बढ़ जाएगा, क्योंकि जो फंक्शनिंग करने के लिए जो एंजाइम, प्रोटीन्स, RNA इसको चाहिए थे वो सारे के सारे यहाँ G1 फेज में उसको मिल जाएंगे। और इसके बाद में वो एस फेज में जाने की वजह G0 फेज में एंटर हो जाएगी और जिस फंक्शन के लिए उसको बनाया गया है वो अपना फंक्शन परफॉर्म करेगी। अगर वापस से ये फेज, वापस से ये जो सेल यहाँ पर आई है वापस से एंटर होती है यानी कि इस G1 से वापस से G0 में जाकर वापस से अगर ये G1 में आती है तो इसको हम कहते हैं डी डिफरेंशिएशन। जब सेल G0 से वापस से सेल साइकिल के अंदर एंटर करती है तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं डिफरेंशिएशन। और जब सेल साइकिल से वापस से, यानी कि जब देखिए जब सेल साइकिल से सेल साइकिल के बाहर जा रही है कोई भी सेल तो उसको हम बोलेंगे डिफरेंशिएशन। और अगर बाहर से यानी कि G0 फेज से वो वापस से सेल के अंदर आ रही है तो हम उसको बोलेंगे डी डिफरेंशिएशन। एंड अगेन जब वो सेल साइकिल से बाहर जाएगी तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं रीडिफरेंशिएशन। ये प्रोसेस क्यों हो रही है? क्योंकि सेल जो होती है वो किसी पर्टिकुलर मोटिव के लिए या पर्टिकुलर फंक्शन के लिए उसको बनाया गया होता है। तो इस प्रोसेस के थ्रू उस सेल को जो चीज दी जा रही है वो है उसका स्पेशलाइजेशन। इस पूरी प्रोसेस के थ्रू सेल स्पेशलाइज हो रही है। अगर उस सेल में इंसुलिन बनना है तो उस सेल में इंसुलिन बने, इसके लिए उसका स्पेशलाइज्ड होना जरूरी है। अगर उसके अंदर ग्रोथ हार्मोन बनना है तो उसके लिए वो स्पेशलाइज्ड हो रही है। तो ये जो पूरी प्रोसेस है डिफरेंशिएशन, रीडिफरेंशिएशन एंड डी डिफरेंशिएशन की, ये प्रोसेस हो रही है टू प्रोवाइड cell a particular feature or a particular specialization. That's why this process is going to take place. Second thing which we are going to discuss is the C value. What is C value? C value is the actual DNA content which a cell had. तो टोटल डीएनए कंटेंट जो सेल के पास में होगा उसको हम बोलते हैं सी वैल्यू, जिसकी भी स्टडी सेल साइकिल और सेल डिवीजन के अंदर होती है। 46 क्रोमोसोम हमारे पास में होते हैं और इन 46 क्रोमोसोम के अकॉर्डिंग ही हम डीएनए की क्वांटिटी को मेजर करते हैं। सो दिस इज द सी वैल्यू. So in these videos we are talking about cell cycle and cell division. Firstly, in cell cycle interphase is going to happen. In interphase G1, S and G2 phase is there. In G1 phase it is a growth phase. In this protein synthesis, RNA synthesis, ATP synthesis, helicase enzyme synthesis all are going to synthesize here because this cell have to prepare itself for DNA replication. In S phase DNA replication is going to take place and histone proteins which are octomers on that DNA will be going to wrap, will be synthesized here in S phase. And in G2 phase cell again going to prepare itself for undergo into M phase. In G2 phase again translation, transcription, I mean protein synthesis is going to take place, ATP is required. All these process after these interphase cell will going into M phase. M phase is dividing into two phases, karyokinesis and cytokinesis. Karyokinesis is the division of nucleus and it is divided into prophase, metaphase, anaphase and telophase. From beginning, it means from prophase, nuclear changes is going to take place and then telophase, two nuclei will be obtained. And then cytokinesis, cytokinesis means one parent cell will divide into two daughter cells. Then सी वैल्यू, क्योंकि यहाँ पर एक डिप्लॉयड सेल सेल साइकिल में एंटर करी थी तो यहाँ पर क्योंकि रेप्लिकेशन हो चुका है तो जो डॉटर सेल हमें मिलेगी विल बी डिप्लॉयड. आफ्टर दिस
the daughter cell which we get is smaller in size as compared to their parent cell. So then it will come into cell cycle again, but not complete cell cycle, only in G1. In G1 it get the protein, ATP and RNA which will require to doing its work. Then after G1 when जब ये साइज में इंक्रीज हो जाएगी तो ये G0 फेज में चली जाएगी. G0 फेज को रेस्टिंग फेज माना जाता है, बट ये रेस्टिंग फेज नहीं होती. ये रेस्टिंग फेज है डिवीजन के लिए. इसमें सेल डिवाइड नहीं करेगी, लेकिन जितने काम उसको करने हैं वो करेगी. सो इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज मोस्ट एक्टिव फेज. वापिस से जब सेल G0 से G1 में आती है तो उसको कहते हैं डी डिफ्रेंशिएशन. वापिस से वो डिफ्रेंशिएट होने के लिए G1 में आ रही है, और उसके बाद में अगर वो वापस G1 से G0 में जाती है तो उसको कहते हैं रीडिफ्रेंशिएशन. एंड देन C वैल्यू इज द एक्चुअल DNA कंटेंट विच अ सेल हैड. टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन अ ह्यूमन सेल इज 46. सो टोटल DNA कंटेंट वी कैन मेजर फ्रॉम द क्रोमोसोम नंबर. Thank you for watching this video. Please like, comment and share our YouTube channel and don't forget to subscribe. Thank you.